चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लास्ट टॉपिक बच रहा था बच्चों इस यूनिट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे हमारी रेडियो आएगी, माइक्रो आएगी, ठीक है, और इसके बाद इंफ्रा आएगी। देखो मैं ना ऐसे याद नहीं है, मतलब एक सेंटेंस से ही, और मैंने आपको वो वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उस सेंटेंस से याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो एक बार याद करेंगे याद रह जाएगी, फिर बार बार भूल जाओगे इसको, तो वो सेंटेंस से अपना याद रखो। विजिबल आएगी, अल्ट्रावोलेट आएगी, एक्सरे, और लास्ट हम गामा रे। बच्चों मैंने वीडियो में भी बताया आपको और यहाँ भी बता रहा हूँ मैं, यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है, हर साल आ रहा है ये क्वेश्चन, और जहाँ पर मिस्टेक कर ही देते हैं बच्चे, मान लीजिए 2 यूज पूछ के तो एक सही लिखे आएंगे, दूसरा गलत हो जाएगा, हाफ मार्क वहाँ कट जाते हैं। तो 1 नंबर में एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से हर बार। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि बुक से सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेस को ठीक से पढ़ लेना है, एक एक पॉइंट छोड़ना नहीं है। अब उसमें ना कई बार ये आएगा कि सर कैसे यूज होती होगी, कैसे नहीं पढ़ना है भाई, सिर्फ याद करना है कि इस चीज में ये यूज होती है बस, क्योंकि बहुत सारी फंक्शनिंग है, उन डिवाइस को थोड़ी ना पढ़ना है, सिर्फ इनके यूजेस यूजेस पढ़ने हैं। तो बुक से सारे यूजेस, कंसेप्चुअल में भी यूजेस मिलेंगे आपको अलग अलग, उनके पढ़ने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और ऑर्डर आपको अब याद हो ही गया होगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है, सबसे कम गामा की होती है, सबसे कम वेवलेंथ गामा की लेस वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी लार्ज होती है। रेडियो की बात करें तो वेवलेंथ इसकी लार्ज और फ्रीक्वेंसी इसकी स्मॉल या लेस, ठीक है। बाकी इसका ऑर्डर याद रखना है आपने, तो सेंटेंस से आप ऑर्डर याद रख सकते हैं इसका। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है कि ऑर्डरली अरेंज कर देना इन वेव्स को, इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। पूरा नहीं हुआ है आपका वो वीडियो लेक्चर, तो आप उसको फिर से देख लेना। और यहाँ फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। आपको वैल्यू याद रखनी है, कोई भी एक वैल्यू याद रख लो, वेवलेंथ याद कर लो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वहां से फ्रीक्वेंसी याद कर लो, वेवलेंथ आ जाएगी, क्योंकि कई बार ऑर्डर भी पूछा गया है। तो ठीक है, इस टॉपिक में ये ज़्यादा तुम्हारा याद रखने का ही है, समझाने का ऐसा कुछ था नहीं इसमें, हो गया होगा कवर वो वीडियो लेक्चर से ही। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है इसमें, इसको लेके कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो पूछिएगा भाई, नहीं तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूँ। अगर किसी का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टॉपिक जो आज का हमारा था, उसको लेके किसी का कोई डाउट है तो वो पूछिए। मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो वेव्स हैं इनके यूजेस सभी पढ़ लेने हैं बुक से, जहाँ भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिखे वहाँ यूजेस मिलेंगे, उनके यूजेस सारे पढ़ लेने हैं। तो कल के टेस्ट में मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ कि इस स्पेक्ट्रम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर डालूंगा, ऑर्डर पे आए, यूज पे आए, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है। तो भाई कोई डाउट नहीं है तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन आपका ये मैं वेरी शॉर्ट कंसेप्चुअल से उठा रहा हूं। पहले क्वेश्चन दिया गया है कि आउट ऑफ माइक्रोवेव्स अल्ट्रावोलेट, भाई ये पीछे से साइलेंट रखे रिचा, आउट ऑफ माइक्रोवेव्स में से अल्ट्रावोलेट, फिर हो गया है ये गड़बड़। भाई ध्यान रखो, मेरे पास बड़ी डिस्टरबेंस आ जाती है तुम्हारे अनम्यूट कर देने से। वहाँ आउट ऑफ माइक्रोवेव्स अल्ट्रावोलेट
एंड इंफ्रारेड, IR से लिख दिया इंफ्रारेड रेज। विच रेडिएशन विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें से बताना है आपने। मोस्ट इफेक्टिव, अपना चैट बॉक्स में आंसर भेजो भाई, ऐसे मत बोलो। पता नहीं तुम अनम्यूट करते ही तो यहाँ तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। मोस्ट इफेक्टिव फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रीजन, ध्यान रखिए रीजन के साथ आंसर देना है। एंड वाई, ये वाई भी लगा दिया है। कौन सी इसमें से ज्यादा इफेक्टिव होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और क्यों? यस, रुचि बोल रही है यूवी, राहुल बोल रहा है यूवी बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी सो हाई एनर्जी। यस, राइट आंसर राहुल। एकता यूवी, ठीक है। हिमांशी यूवी बिकॉज मोर फ्रीक्वेंसी। यस, आ गया समझ में आपको, मतलब यस राइट आंसर, गुड। ठीक है, ऐसे जवाब आने चाहिए भाई, कल का टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए फिर तुम्हारा। हाँ ठीक है, सभी का आंसर सही है, राइट है। पूजा है, रिया है, जो भी आंसर दिया है तुम लोगों ने सही आया वो आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई। अगला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन, तो एक बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आज पढ़ लेना। न्यूमेरिकल तो हमने कर ही लिए हैं लगभग, इसकी जितनी भी टाइप्स थी। स्टेट द रीजन व्हाई माइक्रोवेव्स आर बेस्ट सुटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो है सुटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, क्यों? फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, हमारी कम्युनिकेशन की दो वेव, रेडियो और माइक्रो, उसमें से ज़्यादा इफेक्टिव सुटेबल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए माइक्रो। शाबाश, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा और बहुत सारों के आंसर आ भी गए हैं। हाँ ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ बीम, ये जरूर लिखना लिखना है भाई आपने, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ये जो है ट्रेवल करती है बीम की फॉर्म में, लेस डिफ्रेक्ट होती है बीम बिकॉज मोर फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव। यस राहुल, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेवल एज ए बीम, बिल्कुल राइट। ठीक है धवल, रडार में भी इसका आपने ये रीजन लिखना है, रडार कम्युनिकेशन में। ठीक है हिमांशी, ये बीम की फॉर्म में ट्रेवल करती है और लेस डिफ्रेक्ट, डिफ्रेक्ट मतलब उसका बैंड होना ऑब्स्टेकल से टकरा के, वो कम से कम होता है। यस ठीक है, बस राइट, शाबाश भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो, सभी का आंसर ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। एक क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल है भाई। ई वाई इज इक्वल्स टू 30 साइन 2 इंटू 10⁻⁴, इस तरह के, देखो मैं बार बार करा रहा हूँ क्वेश्चन, कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन, प्लस 300 पाई एक्स इन वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जी। ये ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको एक तो इसकी वेवलेंथ बतानी है सर, वेवलेंथ कितनी आएगी। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है। आपको एक तो वेवलेंथ बतानी है, दूसरा ऐसा ही एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना है। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए वहां पर वो क्या इक्वेशन बन रही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या बन रही होगी, ये आपने जवाब देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये क्या इक्वेशन, सबसे पहले तो इसको
ठीक से कंपेयर कर लेना भाई। यहाँ पर t है, यहाँ पर ये x है। फैक्टर में बता देना मुझे वेवलेंथ क्या आ रही है। चलो फर्स्ट पार्ट तो बताओ वेवलेंथ क्या आई है। पूरा फैक्टर सोल्व नहीं होता है तो कोई नहीं, मुझे सिर्फ फैक्टर में बता देना। आंसर आने लग गए हैं। यस राहुल शर्मा राइट है। हाँ ठीक है रुचि। प्रिया दोबारा से चेक करो। ठीक है हिमांशु, शिखा, नहीं शिखा दोबारा से चेक करो। ऋचा ठीक है। हाँ प्रिया आंसर सही था, तुमने दूसरी फॉर्म में लिख रखा था, वो सही है आंसर वो भी। डेसिमल आगे पीछे करके आंसर लिखा हुआ है। यस पूजा राइट। यूनिट भी लिखा करो बच्चों, यूनिट भी पीछे यूनिट के साथ आंसर बताया करो। ठीक है एकता ठीक है। चलो दूसरा पार्ट करो। दूसरा पार्ट का आंसर बोल रहा है 10⁻⁷ साइन 2 इंटू 10⁻11 t और प्लस 300 पाई एक्स टी। ठीक है राहुल शर्मा। यस रुचि ठीक है। देखिए भाई ज़्यादातर बच्चे कर पा रहे हैं और ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट था हमारा लैम्डा निकालने का, और इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ मैं यहाँ से। तो आप कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू, ये हो गया a, ये साइन, अब यहाँ पर t है तो ये ओमेगा, ओमेगा t प्लस x है यहाँ पर तो ये पूरा आप k लिख देंगे, ये kx हो गया। कंपेयर कर लेंगे, k होता था हमारा 2 पाई अपॉन में लैम्डा, और यहाँ वो कितना दे रखा है 300 पाई दे रखा है k, क्योंकि kx लिखते हैं तो 300 पाई पूरा यहाँ पर k है। k इज इक्वल्स टू ये होता है हमारा, पाई से पाई कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन में 300 इज इक्वल्स टू लैम्डा, मतलब लैम्डा आ गया 1 अपॉन में 150 मीटर। या आप इसको फ्रैक्शन सोल्व करके सेंटीमीटर में या डेसिमल में कैसे भी चेंज करना चाहे कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, और ऐसे ही फिर हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैल्यू लिखेंगे। हाँ ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं। ओके पूजा ऋचा ठीक है। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे तो पहली चीज तो ये है भाई, देखो ये ध्यान रखना है, मैंने बताया है आपको डायरेक्शन, वेव चल रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यहां से सभी बच्चे ध्यान देंगे कि वेव चल रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे बी जेड, यहां पर भी आपने जेड नहीं लगाया तो भी गड़बड़ है, मैग्नेटिक फील्ड जेड के लॉन्ग। अब क्या इक्वेशन बनेगी, बी नोट चाहिए हमें, बी इज इक्वल्स टू बी नोट, फिर हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस माइनस प्लस है यहाँ पर के एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब के है यहाँ पर ओमेगा, ये तो वही रहेंगे। बी नोट चाहिए भाई हमें, तो बी नोट रिलेशन हम यूज कर लेंगे, ई नोट अपॉन बी नोट इज इक्वल्स टू सी, तो बी नोट आ जाएगा हमारा ई नोट अपॉन सी, ये वैल्यू रख लेंगे। ई नोट की वैल्यू ये रही 30, और यहाँ 3 इंटू 10⁻⁸
कैंसिल, ये ऊपर गया -8 तो आएगा 10⁻⁻7 टेस्ला। ये बी नोट आ गया, यहाँ रखो, बाकी एज इट इज रखो। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए फेज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव्स। तो क्या फेज रिलेशनशिप होती है? अपना आंसर भेजिए। क्वेश्चन हमारा ये हो गया। इसी क्वेश्चन से मैं एक क्वेश्चन ये बना रहा हूं कि फेज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में नो फेज डिफरेंस। यस, राइट है प्रिया। कोई फेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस, राहुल शर्मा राइट है। दोनों बिल्कुल साथ साथ एसोसिएट होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं दोनों साथ साथ, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यस आदित्य, राइट। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे इक्वेशन बेस्ड भी। चलिए भाई, और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ, सभी का आंसर सही है भाई, जिसने भेजा अभी तक। एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद ए फ्रीक्वेंसी 10⁻⁹ हर्ट्ज। चार्ज पार्टिकल oscillate with a frequency of 10⁻⁹ हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी से एक चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, और हमें पता है कि एक ऑसिलेट करता हुआ चार्ज अपने में से एमिट करेगा या सोर्स होगा किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। क्वेश्चन आया कि बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव्स क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव्स क्या होगी? अपना आंसर भेजिएगा मेरे पास। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी बोलेंगे? ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी दे दी है आपको। यस आरजू राइट, पूजा राइट, ठीक है, राइट प्रिया, ईशा, राहुल, ठीक है आंसर आप लोगों का। एकता राइट, यस रिचा, ठीक है, समझ गए तुम मतलब बात को अब। यस एचपी, नाम चेंज कर लो भाई, एचपी राइट आंसर है। तो देखिए, ये आपने पढ़ भी रखा है कि जितनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको मिल जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी भी ईएम वेव्स की कितनी होगी? 10⁻⁹ हर्ट्ज। हो गया है ये क्वेश्चन भी हमारा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने हैं बुक से। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से समझिएगा आप इसमें। ये भी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। कहता है कि अबाउट 5% ऑफ द पावर, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिख भी रहा हूँ, अबाउट 5% ऑफ द पावर, कितनी पावर? ऑफ 100 वाट लाइट बल्ब, एक लाइट बल्ब है 100 वाट पावर, अबाउट 5% ऑफ दिस पावर कन्वर्ट टू विजिबल रेडिएशन, कन्वर्ट टू विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन में कन्वर्ट कर रहा है ये।
ये बल्ब। व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द विजिबल रेडिएशन? आपको बताना है एवरेज इंटेंसिटी ऑफ विजिबल रेडिएशन। उस विजिबल रेडिएशन की एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी? विजिबल रेडिएशन, उसकी एक एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी? इसमें भी वो कह रहा है फर्स्ट, एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस of 1 meter from the bulb, from the bulb। थोड़ा सा बच्चों हिंट दे देता हूं मैं आपको। ये कोई भी एक बल्ब है, ठीक है, चारों तरफ लाइट को एमिट कर रहा है, अपने चारों तरफ। तो आपको बताना है 1 मीटर दूरी उस बल्ब से, 1 मीटर की दूरी पे क्या इंटेंसिटी होगी उस रेडिएशन की, विजिबल रेडिएशन की। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। थोड़ा सा सोचने की बात है कि बल्ब रखा हुआ है बीच में और 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर आपको बतानी है उसकी इंटेंसिटी। एरिया कवर कितना आएगा? 1 मीटर चारों तरफ, बस हो गया है। एरिया 1 मीटर रेडियस पे चारों तरफ। यस, आंसर आने लग गया, इतना सा ही समझना था। 0.4 वोट पर मीटर स्क्वायर। यस राइट आदित्य। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से 5%। एक बार सोल्व करना, पॉइंट में आपका आंसर सही आ रहा है रुचि? एक बार डेसिमल भी एक बार चेक करना इसका क्या आता है, पाई को अगर सोल्व करते हैं तो बस, बाकी ठीक है। 5। रुचि एक बार फिर से चेक करो तुम्हारा आंसर पाई की टर्म्स में, और आंसर भेज सकते हैं राहुल शर्मा। 5/4 पाई ये भेज रहा है। चलो मैं एक बार कैलकुलेट करके देखूंगा पाई की टर्म्स में क्या आंसर आ रहा है। बाकी इसका फ्रैक्शन सोल्व करके तो पूजा राइट आंसर है। पूजा यूनिट भी लगाया करो पीछे। हाँ राहुल शर्मा ठीक है, राइट आंसर है तुम्हारा। प्रिया राइट। यस राइट आदित्य। रुचि राइट। एकता राइट। शिखा भी ठीक है। ईसा गुड। ईसा यूनिट में एक बार चेक करना, यूनिट में गड़बड़ हो गई है। हिमांशु राइट। हिमांशु यूनिट नहीं लिखी है। चलिए ठीक है भाई, ज़्यादातर बच्चों ने वेरी गुड, आपकी अच्छी तैयारी हो रही है, कर पा रहे हैं इजीली आपके क्वेश्चंस, बहुत अच्छा है भाई। देखिएगा यहाँ पर एरिया कवर्ड, आप इसको बल्ब को सेंटर मान सकते हैं। चारों तरफ 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर आप जाएंगे तो इसका ये जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो हो जाएगा 4πr², क्योंकि ये पूरा एरिया आएगा भाई, सर्कुलर नहीं है कुछ, ये इस तरह से सरफेस एरिया एक 4πr²। आप आर यहाँ पर 1 मीटर यूज करेंगे। एनर्जी अपॉन में टाइम होता है पावर। अब एक चीज देखो, उस बल्ब की तो 100 वाट पावर थी, लेकिन उसने लाइट कितनी एमिट करी उस 100 का? ओनली 5%। तो ये भी आपने निकालना है, ओनली 5%। तो इंटेंसिटी हो जाएगी जी 5% ऑफ 100 वाट, और अपॉन में एरिया 4πr²। इसको आप सोल्व कर लेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। 5% ऑफ 100 वाट और अपॉन में 4πr², जब आप सोल्व करेंगे तो वो 0.4 और वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट हो जाएगी।
तो ये क्वेश्चन था, ऐसे ही बी बना रखा है, उसमें डिस्टेंस को चेंज कर रखा है, बाकी इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं फिर। तो ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन हो गया है, समझ में आ गया है। अगर जिसका भी कोई डाउट रह जाता है तो वो पूछ लीजिए, मैसेज कर सकता है यहाँ पर कि सर ये क्वेश्चन मेरा नहीं हो पाया। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे यहाँ पर। कंसेप्चुअल्स पढ़ेंगे आप, न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। न्यूमेरिकल्स की ऑलमोस्ट टाइप हमारी हो ही गई है। तो बच्चों मैं एक तो यही बता रहा हूँ आप लोगों से कि यूजेस का ध्यान रखना, बुक से पढ़ लेना, जिसको सभी यूजेस एक बार पढ़ के देखने हैं आपने। इन यूजेस में से मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। अब जैसे ना आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, तो एक क्वेश्चन मेरे सामने है अभी कि नेम ऑफ द, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि नेम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे पहला आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ईएम वेव्स का नाम देना है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर बताना है कौन सी यूज होती है। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, ए, आप अपना आंसर देना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बतानी है कौन सी। और जी दूसरा, सेकंड, खैर आपने सारे यूज अभी पढ़े नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आपको बताना है कि 390 नैनोमीटर से 770 नैनोमीटर वेवलेंथ की कौन सी होगी। सी, और कौन सी वेव्स is absorbed from sunlight by ozone layer, is absorbed from sunlight by ozone layer, or produce intense of heating effect, produced intense of heating effect। इन चारों का आपने नाम बताना है ईएम वेव्स का। यस, आंसर आने लग गया। फर्स्ट, माइक्रो विजिबल इन्फ्रारेड। आदित्य एक गलत है, सबके आंसर भेजो भाई, एक एक नहीं, सारे अपने आंसर ABCD चारों। प्रिया कह रही है यस यस यस, राइट, प्रिया चारों सही है। विवेक सभी आंसर भेजो भाई, ABCD एक साथ भेजो। यहाँ पर देखो, डबल माइक्रोवेव्स जब उस सब्सटेंस में, जब वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है ना, तब वो हीट होती है, उसका खुद का हीटिंग इफेक्ट नहीं है। हीटिंग इफेक्ट इंफ्रारेड का खुद का अपना होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। माइक्रो ओवन आप जाओगे दिमाग के अंदर, तो माइक्रो ओवन सर गर्म करता है, बट वो माइक्रोवेव्स पहले एब्जॉर्ब करता है वो मटेरियल, उसके बाद वो खुद गर्म होता है। तो हीटिंग इफेक्ट का इंटेंस प्रोड्यूस करने की जो रेडिएशन होती है इन वेव्स में, वो इंफ्रारेड होती है। यस रुचि, माइक्रो है, ये भी ठीक है। एब्जॉर्ब, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि ओजोन लेयर जो हमारी है वो सन से आने वाली कौन सी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। रुचि सी ऑप्शन गलत लिख रही है। यस राइट है भाई, राहुल शर्मा। एकता सभी के आंसर लिखने थे। तो देखो बच्चों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपकी हो गई है माइक्रोवेव्स, लगभग 400 नैनोमीटर हो गया है ये, और 700 नैनोमीटर तक हमारी विजिबल होती है। तो सेकंड आएगी हमारी विजिबल। थर्ड, ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से फ्रॉम सनलाइट,
ये ध्यान रखो। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट इंफ्रारेड, तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ वेव्स हो गई हैं, ये इनके नाम बताने थे। तो एक बार आप सब यूजेस पढ़ लोगे ना इनके, तब कर पाओगे क्वेश्चन। सारे यूजेस आप पढ़ लेना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ना, उसमें भी यूजेस लिखे हुए हैं। बस भाई लगभग हमने कवर कर लिया है इसका पूरा। एक और बता देता हूँ मैं, एक छोटा सा टॉपिक ये हो रहा है भाई, हमारे पास है थोड़ा सा टाइम। ठीक है, आप लोगों ने कर दिए क्वेश्चन। एक चीज और बता रहा हूँ मैं, मैंने शायद उसमें वीडियो में नहीं करा पाया, ये मैं अभी सुन लीजिए इसको। अगर आ जाए ना मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, बेसिक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इक्वेशंस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम है, उसमें मैं कवर करा देता हूँ ये। बस आज की क्लास इतनी ही रहेगी। बाकी अगर किसी का फिर भी कोई डाउट आता है तो मैसेज कर देना, कोशिश करूंगा मैं मैसेज पे समझाने की। अगर दिक्कत आई तो हम यहाँ क्लास में भी समझ लेंगे। टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेना भाई, कल कल जो हमारा टेस्ट होगा। मैक्सवेल की इक्वेशंस लिखनी पड़े ना आपको, तो आप इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पूरी बेसिक इक्वेशन, एक ये जैसे हमने पढ़ी है, ये भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये बोला जाता है गॉस थ्योरम। ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं, ये बेसिक इक्वेशन बोली जाती है गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये हो गई एक इक्वेशन। और देखिएगा सी इक्वेशन, हमने जो एक फेराडे लॉ से लिखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। यहाँ कौन सा फ्लक्स चेंज होता है मैग्नेटिक, तो आप डी फाइव बी भी लिख सकते हैं। ईएमएफ आना, ईएमएफ आना मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आना। ये ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू में L। और पूरी लाइन के लिए अगर हम, तो इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों, इस ईएमएफ को E डॉट डी एल इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है बस। बाकी ये आपका फैराडे लॉ हो गया है। चलिए जल्दी से खत्म कर देते हैं बस। और माइनस डी बाई डी टी फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा, ये आप इसको और बढ़ा के लिख सकते हैं। तीसरी इक्वेशन हो गई मैक्सवेल की। और चौथी इक्वेशन जो उसने मॉडिफाई करके दिया था एम्पियर लॉ को, जो कि था बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई प्लस आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। ये चार इक्वेशन भी याद रख लेना, बेसिक इक्वेशन बोला जाता है इनको। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिक इक्वेशंस। तो भाई ये हमारा आज की क्लास का था ये पूरा टॉपिक। और बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बुक से। प्रेजेंट अपनी रोज़ भेजनी है भाई, बीच में मैं बार बार बोलता रहता हूँ तुम्हें एक चीज़ के लिए। फीस का ध्यान रखिए, फीस जमा कराइए अपनी टाइम पे। और कल का टेस्ट की आपने प्रिपरेशन करनी है ठीक से। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन को लेके, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बच्चों की, तो मैं एक दिन का टाइम और रख लूँगा इसके लिए। अगर प्रॉब्लम नहीं भेजते हो तो कल टेस्ट फिर आपका होगा। तो आज की क्लास कंप्लीट यहीं तक थी।